So hello to everyone. The summary of the last lecture we have discussed the gravitation, but today we will discuss about the NEET 2024 asked questions. Okay. तो मैंने पहले कहा था 9 से लेके मैंने आपको पूरा एनालिसिस दिया था, आपको प्रिज्म फार्मूला दिया था, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ, जंक्शन लॉ आपको पढ़ाया था, शायद आप भूल गए हो। अब बाद में मैंने बायर-सावर्ट लॉ हर चीज़ आपको पढ़ाया है इन द 9th and 10th. But now you are preparing for the 11th and now we are just moving towards the 12th. Remember one thing, always consistency is quite very important. Okay? तो consistency बहुत important होती है अगर आपको फ्यूचर में जाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा क्या है कि नीट 2024 में जो फिजिक्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए उन पर टोटल सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखते हो तो मैंने 9th प्लस 10th फाउंडेशन से कितने क्वेश्चंस आए, साथ में साथ मैंने जो 11th पढ़ाया है टोटल 2 चैप्टर को डिलीट कर दिया, क्योंकि वो चैप्टर थ्योरेटिकल थे और बाद में 12 में उसका फिर से एप्लीकेशन था, तो मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया। ओके, तो बाद में जो 12th पढ़ाया, ठीक है, 12 में तो खाली 4 चैप्टर ही पढ़ाया। उसमें से चैप्टर कौन थे? पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ाया रोटेशनल डायनामिक्स, तीसरा चैप्टर मैंने पढ़ाया ऑसिलेशन और चौथा चैप्टर पढ़ा है दैट इज द ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इन चारों में से 11 से और 9, 10 फाउंडेशन से टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, नॉट टोटल नीट 2024 का पेपर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ओके, सो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट। ओके, तो कितने, अगर आप 9, 10 परफेक्ट करते हो फाउंडेशन, 11 कंप्लीट करते हो अच्छे से तरीके से द प्रॉपरनेस, ओके, विद द 12 का आप कंसेप्चुअल लर्निंग करते हो और सिंपली आप सॉल्व करने लग जाते हो, तो सिंप्लिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो केयरफुली अंडरस्टैंड करो, तो 4 चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको मैं अच्छे से सॉल्व करूंगा। चलो, विदाउट वेस्टिंग माई टाइम जस्ट मूव ऑन द क्वेश्चंस। ओके, सो तो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है, उन्होंने क्या दिया, अ बॉब is revolved in the horizontal plane by the means of the string with the initial speed of omega rpm. Okay, omega is the revolution per minute. The tension in the string T, if the speed becomes 2 omega while keeping the same radius, and the tension in the string becomes, radius सेम ही है, पहले ओमेगा से घूम रहा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसा घुमाओ, ठीक है, ये जो पेन है ना इसको चलो वर्टिकल है, इसको आप हॉरिजॉन्टल घुमाएंगे ऐसा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैंने समझाया वर्टिकल प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, मेरा 10th का भी स्टूडेंट आपको समझाएगा। ओके, तो अब हो रहा क्या है कि ये जब मैं इसको घुमाऊंगा तो इस तरीके से वो मोशन परफॉर्म करेगा, राइट। ओके, तो पहली जो स्पीड थी वो ओमेगा थी, तब टेंशन कितना था, टी था। अब मैंने उसको क्या कर दिया, बहुत जोर से, यानी एक्चुअली स्पीड को मैंने इंक्रीज कर दिया, कितने, ट्वाइस। अब टेंशन कितना आएगा उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, लक्ष्य दे बेटा, ध्यान दो बेटा। ओके, तो अब हो रहा क्या है कि मैंने क्या किया, ठीक है, कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब मैं घुमाता हूँ कौन से भी ऑब्जेक्ट को, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और आपको मालूम मेरे हाथ में तो कुछ ना कुछ स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो इस डायरेक्शन में आपको मालूम है कौन सा फोर्स एक्ट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन जब हमें शिकोल होता, जब मैंने सर्कुलर मोशन सिखाया था तो मैंने बोला था व्हेनेवर द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक फोर्स कंटिन्यूअसली सेंटर की तरफ जाता है, एम राइट, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। मग मला सांग, जब आप दगुड़ बांधते हो, घुमाते हो, तो टेंशन भी आपके हाथ की तरफ आता है कि नहीं आता है, ठीक है, तो टेंशन भी आ रहा है, तो टेंशन ही नथिंग बट कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्या अप्लाई करना था, सिंपल कंसेप्ट था, केयरफुली ऑब्जर्व। तो जो टेंशन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ओके, अब सेंट्रीपिटल फोर्स के कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले मैंने समझाया। तो टेंशन जो कि ओमेगा फॉर्मेट में, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। चलो, यानी जब स्पीड ओमेगा थी तब टेंशन कितना था, टी था। बट अब मैं क्या करूंगा, जो स्पीड है, स्पीड, ठीक है, जो स्पीड है बेटा, तो ट्वाइस ओमेगा है। सो सिंपल, ओमेगा की जगह पे यानी स्पीड स्क्वायर के जगह पे ओमेगा 2 ओमेगा मैं लिख देता हूँ। तो टेंशन टी डैश इज इक्वल टू दैट इज एम आर, दैट इज 2 ओमेगा, क्या आएगा, स्क्वायर, तो क्या आएगा, दैट इज एम आर 4 ओमेगा स्क्वायर। 4 को बाहर निकालो,
ठीक है, तो मुझे बताएंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू 4, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट द इनिशियल टेंशन। ओके, तो कितना आएगा 40। तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट होना चाहिए? सेकंड ऑप्शन मस्ट बी द राइट। कितना सिंपल था, सिंपल कंसेप्ट, सिंपल थिंग्स। ओके, नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इन द सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। अगेन आई टोल्ड यू, मैंने आपको समझाया था व्हाइल लर्निंग द सेक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैंने आपको समझाया था ये बातें। ठीक है, बहुत गर्मी है हॉल में, तो यू कैन एडजस्ट विद दैट। अब एसी भी ले लेंगे, इमेजिनेशन में एसी चालू है ऐसा समझ लेता हूँ, ठीक है, और सॉल्व करता हूँ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अ पार्टिकल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इन द सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स व्हाट? इट परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस पार्टिकल is performing the uniform circular motion here. So what is the concept of the UCM? मी तुम्हाला सांगितलं होतं बेटा, मैंने आपको समझाया था 9-10 में। ओके, वेट, ओके, राइट। ओके, कैसा हो रहा है? वेट, राइट, इसको मैं वॉश आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हो रहा क्या है? यूसीएम। सो एक पार्टिकल है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, ये ओके चलो मान लेते हैं यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, यूसीएम। तो हमेशा इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता रहता है? चेंज। मैंने समझाया था आई थिंक, और इसमें मैंने एक छोटी सी रील भी बनाया था, याद है कि नहीं याद है? हाँ, रील भी बनाया था मैंने इससे रिलेटेड। ठीक है, आपने देखा है कि नहीं देखा हो मुझे पता नहीं। So whenever the body is performing the UCM or the circular motion, हमेशा डायरेक्शन चेंज होती है, और अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो मुझे बताएंगे वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स व्हाट? दोज क्वांटिटीज व्हिच पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होती है उनको? डायरेक्शन। भले ही उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो, स्पीड क्या है? स्पीड यानी मैग्नीट्यूड है, वो कांस्टेंट है बाबा, लेकिन हमेशा डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। अब मुझे बताएंगे वेलोसिटी इज वेक्टर, भले ही उसका मैग्नीट्यूड सेम होने दो, डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? चेंज। तो वेरिंग वेलोसिटी, और वेलोसिटी में अगर हमेशा डायरेक्शन में चेंज हो तो एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे बताएंगे एक ऑप्शन क्या होने चाहिए आपके माइंड में। मैं हमेशा बोलता हूँ ऑलवेज ट्राई फॉर द प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबल आंसर है उसके पास जाओ। ठीक है, मैं टेक्निक स्टूडेंट को देता हूँ, रट्टा मारे नहीं कराता हूँ। पहले आपको एमटीजी का टारगेट दिया था, 2 साल मैंने आपको एमटीजी इतना परफेक्ट कराया कि एमटीजी से रिलेटेड ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, उसके बाहर कुछ नहीं आया बाबा। खाली वैल्यूज थोड़े बहुत चेंज होते, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है दोस्तों, कुछ चेंज नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, तो हो रहा क्या है यहाँ पे? डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होते रहेंगे? चेंज। तो फोर्थ ऑप्शन मस्ट बी द राइट वन फॉर अस। नेक्स्ट, ठीक है, graphical representation of motion is very important. So in the graphical representation of motion, what does it indicating? Indicate क्या कर रहा है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब मैं प्लॉट करता हूँ मोशन, ओके, वेलोसिटी, दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यू नो। वेट। सो व्हाट डज इट मीन? दैट इज वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग हियर, दैट इज अ वेलोसिटी बिकम्स द कांस्टेंट। Okay, so this is nothing but not changing the velocity. Okay, now this is the velocity is goes on decreasing. तो मैंने समझाया था यहाँ पे वैल्यू स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पे स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा। ये 9th फाउंडेशन ने भी मैंने सिखाया था, आप शायद भूल गए हो। सिंपल थिंग्स होती है, 7th फाउंडेशन से लेके 8th फाउंडेशन में मैंने समझाया था ये चीज़ों को। ठीक है, बट शायद कैसा है मालूम है, वो इम्पोर्टेंस अभी समझ में नहीं आता। छोटी छोटी चीज़ें जब हायर लेवल पे बिगेस्ट प्रॉब्लम में कन्वर्ट होती है तब आप मेरे को याद करोगे। ठीक है, अभी थोड़ी याद करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव है। जब पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव, जब कांस्टेंट है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन 0। क्योंकि अगर आप देखते हो तो इसका जो स्लोप है बेटा, स्लोप डेफिनेटली दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन। ठीक है, मैंने सांगितलं तो समजो। The slope of the velocity time graph represents the acceleration. तो पॉजिटिव 0 आणि निगेटिव्ह कुठं दिसायला इथं? तो 0, ओके, पॉझिटिव्ह आहे,
ठीक आहे. इथं तर कॉन्स्टंट आहे, हे तर ग्राफ बिलकुल नाही आहे, इथं तर निगेटिव्ह व्हॅल्यू नाही आहे. आता इथं थोडंसं इथं वाटायला ना रे, बघा ना, पॉजिटिव 0 नेगेटिव. अगर आप देखते हो तो यहाँ पे तो टोटल 0 है, तो ये मेरे लिए थर्ड ऑप्शन मस्ट बी द राइट ऑप्शन. दैट्स इट. खाली ग्राफ को अंडरस्टैंड करो, ग्राफ बात करता है, ग्राफ विल टॉक टू यू. मैं 9 फाउंडेशन को भी समझाया हूँ, 8 फाउंडेशन को भी समझाया हूँ. ठीक है, नेक्स्ट. Okay, the given below are the two statements of one label assertion. A is other label of the reason. Okay, no problem. The potential V at any axial point at the 2 meter distance from the center of the dipole. What is mean by the electric dipole here? Dipole क्या होता है? Okay, समझाता हूँ. When the two and equal opposite charges. Sorry for that. Right. Okay. राइट, ये भी हो गया. When the two and equal opposite charges separated by the finite distance, दो चार्जेस को अगर मैं सेपरेट करता हूँ फाइनाइट डिस्टेंस में, तो वो क्या बन जाता है? डायपोल. सो आई विल मेक हियर द डायपोल. डायपोल बनवतो बेटा, एका ठिकाणी पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, एका ठिकाणी कोणता चार्ज आहे? निगेटिव्ह. आणि या डायपोलचं इथं कुठंतरी काय असतं बेटा? सेंटर. आणि इथून नाही का एक नाही का मी काय ठेवलं आहे बेटा? हां, एक पॉईंट घेतला आहे, त्याचं डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर किती है? 2 मीटर. ठीक है, सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है. ओके, डन. अब मैं क्या करूँगा? अगर मेरे को यहाँ पे डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, तो व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, पोल स्ट्रेंथ. और यू कैन से द डायपोल मोमेंट आल्सो. आपकी मर्जी, आपको जो करना है. ठीक है, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर. डायपोल मोमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द डायपोल मोमेंट? ठीक है, दैट इज अ पोल स्ट्रेंथ इनटू द लेंथ बिटवीन देम. ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस का क्या आएगा? स्क्वायर. तो डिस्टेंस कितना है? चलो, पोल स्ट्रेंथ तो उन्होंने दिया, हमें कितना है? ओके, पोल स्ट्रेंथ कितना है? दैट इज 4 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर. पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, पोल स्ट्रेंथ length meter, coulomb meter, right? 1/4 pi epsilon naught, that is 9 × 10⁻9. इसकी तो वैल्यू मैंने लिख दिया. ठीक है, r का स्क्वायर यानी कितना है? r की वैल्यू 2, 4 4 4 8 कैंसल, प्लस 9 -6, तो कितना आएगा? 9 × 10⁻3, राइट? तो ये राइट है, असर्शन राइट है, बट रीजनिंग जो ट्वाइस है ना, वो गलत है. समझ में आया? तो इसलिए नहीं, क्या कंसेप्चुअल लर्न करो. कंसेप्ट मैं समझाता हूँ, आप समझते नहीं हो. ठीक है, तो मुझे बताएंगे ओनली असर्शन इज अ राइट एंड जो रीज़न है वो फॉल्स है. ठीक है, तो मेरे लिए थर्ड ऑप्शन मस्ट बी द राइट वन ऑप्शन फॉर अस. ओके, सो नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन. वर्नियर कैलिपर, ये तो कुछ भी नहीं है, फार्मूला है रे बाबा. सेकंड ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट. ओके, क्या दिया उन्होंने? एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दिया, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो ऑसिलेशन चैप्टर मैंने समझाया था, ऑसिलेशन चैप्टर को हमने डिस्कस किया था. ओके, तो इन द ऑसिलेशन दैट इज x इज इक्वल टू 5 sin pi t plus pi/3 represents the motion of the particle executing the simple harmonic motion here. The amplitude and the time period of the motion respectively. या ॲम्प्लिट्यूड आहे आणि जे टाईम पिरियड आहे ते काढावं लागेल. ओके, व्हेरी सिम्पल, काहीच अवघड नाही आहे. ठीक आहे, सो व्हॉट इज द जनरल एक्सप्रेशन? इसलिए नहीं क्या, कॉन्सेंट्रेट करो. सो वी नो दैट द जनरल एक्सप्रेशन वी हैव द जनरल एक्सप्रेशन. अब इतना वहाँ पे टाइम होता है क्या? फास्ट दिमाग चलाना. x इज इक्वल टू a sin of omega t plus what? 5. Now you compare this, that is x is equal to 5 sin of, okay, that is a pi t plus pi/3, right? Now compare करो दोनों में से compare करो. Now you will get amplitude की जगह पे 5 है और ओमेगा की जगह पे कितना है? pi है. तो amplitude is equal to 5 मीटर and omega is equal to pi and phase difference that is a pi/3. So what they are just asking to us, amplitude तो मेरे को मिल गया 5 है, चलो हर जगह पे 5 है, मेरे माइंड में से डाउट क्लियर. नाउ अब यहाँ पे ओमेगा के कितने फार्मूला है मैंने समझाया था, इज 2πn और 2π/t. ठीक है, सो इज इक्वल टू व्हाट? पाई. तो कौन सा फार्मूला उठाएंगे जिसमें टाइम पीरियड हो,
टाइम पीरियड किस में है, दैट इज 2 पाई बाय टी पे है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला उठा लेता हूँ, दैट इज 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू पाई, पाई पाई गेट कैंसल, तो इधर जाएगा ना भाई, तो टी इज इक्वल टू व्हाट, हाउ मेनी सेकंड, 2 सेकंड, जहाँ पे 5 मीटर और 2 सेकंड है, वो कौन सा ऑप्शन है अपना, सेकंड वाला। एनी डाउट? नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है। The statements one, the atoms are electrically neutral as they contain the equal number of positive and the negative charges. Again conceptual question and खूब easy है बेटा, concentrate कर। The atoms are electrically neutral as they contain the equal number of positive and negative charges. Statement 2, atoms of the each element are stable and emits the characteristic spectrum. तो समझाया था मैंने, ये 9 फाउंडेशन 10 फाउंडेशन को भी समझाया था, while we are discussing about the forces in present in the nature. So किती टाइप्स ऑफ द फोर्सेस प्रेजेंट असतात बेटा, देयर आर द 2 टाइप्स, एक द रियल एंड इमेजिनरी, वो तो आपको मालूम है, जो कि न्यूटनियन मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। पर जनरली अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करते हो तो फंडामेंटल फोर्सेस कितने हैं, तो 4 हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे होता है, देखो आप एप्लीकेशन कहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि फाउंडेशन में मैंने समझाया था आपको, 11 में भी समझाया और 12 में भी जनरली समझा देता हूँ, वी आर स्टडीइंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर देयर। तो हो रहा क्या है यहाँ पे कि एटम जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो स्टेबल होते हैं ना, बिल्कुल करेक्ट है, दे आर द स्टेबल, अरे राइट, दे आर द स्टेबल, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, दे आर द स्टेबल। स्टेटमेंट 1 इज ओके। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 मेरे में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट लगता है, क्यों पता है, समझाता हूँ, टोटल समझाता हूँ आपको, कि जब एटम खुद ही स्टेबल हो, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की क्या है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करने नहीं देता, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करने नहीं देता, तो इलेक्ट्रिकली बिल्कुल वो स्टेबल होता है एटम। बट जैसे ही मैं एक आधे 2 न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन डिस्टर्ब करता हूँ इनसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल बन जाता है, और वहाँ पे नहीं क्या इंटरेक्शन फॉर्म हो जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन। सो इन द वीक न्यूक्लियर फोर्स, और यू कैन से द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अगर आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हो तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में होता क्या है, व्हाट हैपन इन द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दे हैव अनस्टेबिलिटी। ओके, अगर न्यूक्लियस अगर आप देखते हो तो न्यूक्लियस, अगर आप न्यूक्लियस देखते हो तो प्रोटॉन 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 और बीच में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन। तो इसलिए कंसेप्ट कितने स्ट्रांग होने चाहिए, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, हरे वाले न्यूट्रॉन अपने, ये प्रोटॉन है। अगर ये न्यूट्रॉन को मैं निकाल दूंगा तो व्हाट हैपन, प्रोटॉन प्रोटॉन चुपचाप बैठेंगे क्या, न्यूट्रॉन को ये वाइब्रेशन में जाएगा, ये पूरा न्यूक्लियर वाइब्रेशन में जाए, और वाइब्रेशन से वहाँ पे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा डिके आर ऑकरिंग। ओके, तो ये जो सेकंड वाला है ना, एटम ऑफ द एलिमेंट आर स्टेबल, स्टेबल वाले कभी इमिट ही नहीं करते, अनस्टेबल वाले इमिट करते वाइब्रेशन, ठीक है। तो याद रखिए, जो स्टेबल एटम्स होते हैं वो कभी स्पेक्ट्रम को इमिट नहीं करते हैं। स्पेक्ट्रम को इमिट कौन करता है, जो एटम खुद में अनस्टेबल हो, राइट, क्लियर। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट, ये तो करेक्ट इनकरेक्ट का सवाल ही नहीं है, फर्स्ट वाला करेक्ट है और सेकंड वाला इनकरेक्ट ऑप्शन है। एनी डाउट? नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन की तरफ जाते हैं, ठीक है। द मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/10 ऑफ द अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ ऑफ द अर्थ। ओके, डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ होनी चाहिए, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट प्लैनेट इज, वेरी सिंपल, वेरी नाइस। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, कंपैरिजन ही कर लेता हूँ, ठीक है। ये अपनी अर्थ है और ये अपना अननोन प्लैनेट है, ठीक है, ये अननोन प्लैनेट है। मास ऑफ द अर्थ आपको मालूम है कितना है, कैपिटल एम है, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ। ये मास ऑफ द प्लैनेट जो है ना, वो क्या बोल रहा है, दैट इज 1/10 ऑफ द मास ऑफ द व्हाट, अर्थ है, राइट। और अंडरस्टैंडिंग, ये माइंड में मैंने समझाया था, टेक्निक्स आपको दिए थे, 9th फाउंडेशन में आपको सिखाया था और 11 में भी सिखाया था, बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। सो यहाँ पे हो रहा क्या है कि डायमीटर हाफ है, इसका डायमीटर अगर हाफ है अर्थ, तो रेडियस भी हाफ होनी चाहिए ना, ठीक है। तो इसकी रेडियस अगर कैपिटल आर होगी तो इसकी जो रेडियस ऑफ द प्लैनेट है दैट इज r/2 होनी चाहिए, यानी हाफ ऑफ द
अर्थ होनी चाहिए। ओके राइट, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, दैट इज r/2। ओके डन। अब क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज, निकालेंगे ना, वेरी सिंपल है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैन यू टेल मी? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि हमने जनरल ऑन द अर्थ सरफेस पे लिया था, दैट इज gm/r² था। सो ग्रेविटी विच इज ऑन द अर्थ, ओके, बट ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो यूनिवर्सल है, वो किधर भी जाओ चेंज नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट है मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट को अंडरस्टैंड करना। ओके और उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल थिंग है, मास ऑफ द प्लैनेट की जगह पे m/10 लिखूंगा और रेडियस ऑफ द प्लैनेट की जगह पे r/2 लिखूंगा, दैट्स इट, हो गया। तो मुझे बताएंगे दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट p इज इक्वल टू क्या आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दैट इज मास ऑफ द प्लैनेट यानी कि लिखना पड़ेगा, दैट इज m/10 होल टर्म डिवाइडेड बाय rp यानी r/2 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। क्लियर? तो गड़बड़ नहीं करने का ना, गड़बड़ किसके लिए है, हाँ, दैट इज gm/, इसको मैं यहाँ पे जगह पे लिख देता हूँ और इसको मैं सेपरेट सॉल्व करता हूँ, क्योंकि गलतियाँ ही आपको डुबा देती है। आपको आता सब कुछ है, आपको हर चीज़ आती है, आपका कॉन्फिडेंस एकदम ज़बरदस्त है, लेकिन कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हो और ओवर कॉन्फिडेंट में मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो हमेशा सिंप्लिसिटी से सॉल्व करो, दैट इज r²/4। तो ये मैं ऊपर डाल दूंगा और मुझे बताएंगे क्या आएगा, दैट इज gm/r² इंटू 4/10, दैट इज कितना आएगा, दैट इज 2/5। तो मुझे बताएंगे दैट इज gm/r² इंटू 2/5 एज इट इज। तो इसको सॉल्व करते हैं ना, तो gm/r² जब सॉल्व करते हो तो कितना आता है वैल्यू, दैट इज 9.8 आता है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में कितना लूँगा, 10। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ कितना होता है, इसकी वैल्यू दैट इज 9.8, लेकिन मैंने समझाया था नीट में आपको कितना लेना है, 10 ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में आसान जाए, ठीक है। तो मुझे बताएंगे 10 इंटू 2/5, तो मुझे बताएंगे क्या आएगा, दैट इज 2 इंटू 2, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 4। तो अपना पास का ऑप्शन कौन सा राइट है, दैट इज 3.92, राइट। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं जाता हूँ। The thin spherical cell charged by the some source, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी तो 12 चैप्टर बाकी है 12 में पढ़ाने के, तो याद रखिए, सीरियस हो जाएगी। फ्यूचर के प्रति इतना भी गहरा दे रहना अच्छी बात नहीं होती है। किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे यू कांट डिसाइड माई नेचर, ओके। किसी के सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है मेरे को, मुझे बताएंगे, हाँ। I don't care about the result, I don't care about, only I will enjoy my teaching, that is a very important। टीचिंग को enjoy करो, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो, कंसेप्ट को एंजॉय करो, फिजिक्स को अच्छे तरीके से सिखाओ, यही तो मेरा एम है, दूसरा क्या है, ठीक है। तो थिन स्फेरिकल सेल इज चार्ज बाय द सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स C and P। याद रखिए, मैंने समझाया था, व्हेनेवर वी आर टेकिंग द मेटेलिक स्पेयर, अब मैं मेटेलिक स्पेयर जब लेता हूँ उस पर चार्जेस डालता हूँ, तो डेफिनेटली उसका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑलवेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कि आउटसाइड में होती है जनरली मेटेलिक कंडक्टर पे, ठीक है, तो इनसाइड में होती ही नहीं है। अब इनसाइड में पोटेंशियली जीरो है, समझ में आ रहा है। तो वैल्यू कौन सी राइट होनी चाहिए, जीरो। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, कंसेप्चुअल लर्न करो, ये कन्फ्यूजन के लिए है, ठीक है। तो हमेशा मैं कंसेप्ट पे फोकस करता हूँ, मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग है बोल के यहाँ पे जल्दी आंसर की तरफ मैं जा पाता हूँ, वरना फिर मेरे को सोचना पड़ेगा 10 बार। नाउ यू हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। इफ द मास ऑफ द बॉब इन द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू द थ्राइस, मैं क्या करता हूँ, जो मास है बॉब का वो मैं इंक्रीज करता हूँ, कितने से इंक्रीज करता हूँ, थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल मास, यानी 3 गुना में उसको इंक्रीज करूँगा। The length made half of its original length, then the new time period of the oscillation is x/2 times। जो टाइम पीरियड होगा नया, जो कि उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन, उसकी वैल्यू मेरे को x/2 लेना है, ठीक है, राइट, ऑफ इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड, राइट। देन द वैल्यू ऑफ x इज निकालेंगे, वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट वेट, बहुत गर्मी है, चलेगा, गर्मी में रहना चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन आलसी नहीं।
ओके, if the mass of the bob of the simple pendulum is increased to the thrice, ओके, जो पहले ये कुछ काम करने अपने को, चलो हाँ राइट। पहले क्या हुआ था, जो बॉब का मास था वो यम था, ठीक है, एंड इस लेंथ जो पहले तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट केस और सेकंड केस में ही मैं कंपेयर कर लेता हूँ, देन मेरे को बहुत इजी जाएगा इसको सॉल्व करने में। सो व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द टाइम पीरियड, दैट इज द टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल बाय व्हाट जी, यल मीन्स व्हाट लेंथ। तो मास होता है तो मास को मैं क्यों इतना ये करूँ, तो मास का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, मास को भूल जाओ ये कन्फ्यूजन बनाने के लिए। इट्स लेंथ इज मेड ऑफ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल। चलो मान लेते फर्स्ट केस में लेंथ L1 था, तो सेकंड केस में कितना है, L2 है, जो कि हाफ ऑफ द क्या है, फर्स्ट वन है, तो L1/2 में लिख सकता हूँ, इज दैट राइट, क्लियर। तो L2 इज इक्वल टू L1/2 बाय रीडिंग। देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज x/2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल टाइम, ठीक है। इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको अरेंजमेंट कर लेता हूँ। तो क्या आएगा मुझे बताएंगे, दैट इज L2/L1 इज इक्वल टू 1/2 आता, राइट। सो विल डिस्कस द टू टाइम पीरियड फॉर्मूले हियर। तो फर्स्ट केस में टाइम पीरियड कितना था, T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ फर्स्ट केस में लेंथ L1 था और डिवाइडेड बाई जी एज इट इज। सेकंड टाइम T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट L2 बाय व्हाट जी है, राइट। तो आई विल टेक दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 फॉर मी, एंड नाउ आई विल टेक दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल रेशियो ले लेता हूँ, क्योंकि रेशियो ही दिया है मेरे को उसने। अरे 2 दिसायला नाही का रे बापू, 2 है ना तिथं ऑफ इट्स, हाँ हार्ड है रे बाबा। इफ़ यू नो द एबिलिटी टू रीड द क्वेश्चन, तो सिंप्लिसिटी से आप कैसे सॉल्व करोगे, फिर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो मुझे बताएंगे क्या करूँगा, सीधा रेशियो ही निकाल लेता हूँ, दैट इज आई विल टेक द T1 बाय व्हाट T2 इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई गेट कैंसल, क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ L1 बाय व्हाट L2, क्लियर। बट याद रखना है कौन से फॉर्मेट पे लेना है, चलो फिर से रीड करता हूँ। देन न्यू टाइम पीरियड, न्यू यानी क्या, T2 वाला, समझ में आ रहा, T2 नया यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा, आत्मा इंटरचेंज करने पड़ेंगे एक दूसरे में, तात्या विंसु, ठीक है। तो मुझे बताएंगे T2 बाय व्हाट T1 इज इक्वल टू व्हाट L2 बाय व्हाट L1। अब सीधा L2 बाय L1 की वैल्यू मुझे बताएंगे कितना है, दैट इज 1/2 है, राइट, अंडर रूट ऑफ 1/2, दैट इज T2 बाय व्हाट T1। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो मुझे बताएंगे T2 बाई T1 यानी क्या आया, x/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट 1/2। अब ये 2 जो डिनोमिनेटर इधर किस है, न्यूमरेटर में, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट इंटू अंडर रूट ऑफ 2 बाय अंडर रूट ऑफ 2, गेट कैंसल, तो x की वैल्यू कितना आया, अंडर रूट ऑफ 2, राइट। एनी डाउट? Now we'll move on the next one question. If the c is the velocity of the light in the free space, the correct statement about the photon among the following are: the energy of the photon is equal to h nu, the velocity of the photon is a c, the momentum of the photon, that is a p, is equal to h nu by c, and the photon electron collision, the total energy and total momentum are conserved. Then choose the correct answer from the option. इसलिए ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, याद है क्या, 10th फाउंडेशन पिछले साल का, अभी का करंट का नहीं, पिछले साल का 10th फाउंडेशन एक इंस्टीट्यूट में लेता था, वहाँ पे सिखाया टोटल मैंने, ये टोटल सीखा है, तो बदनामी मत करो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यू आर नॉट ओके एनी ऑनर टू गिव मी द सर्टिफिकेट। एक पेरेंट मेरे को मिला था, ठीक है, अब वो मैं इंसिडेंस यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता, सोशल मीडिया याद रखिए। मैं स्टेटमेंट देने से पहले 10 बार सोच रहा हूँ, और कुछ लोग गधे लोग होते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट देते हैं। हु आर यू? You are elder. That's only comparing with the age. You are not elder in terms of this. Okay? So अभी मैं शांत हूँ तो शांत ही रहने दो, ठीक है। देखो मैं कितना, अगर फर्स्ट वीडियो का देखोगे तो अभी वीडियो का कंपैरिजन देखो, तो याद रखिए गुस्सा क्यों आता है। आई एम यंग एज, ओके, तो 30+ हुआ अभी ना, बर्थडे अभी हुआ ना, तो 30+ हो, तो यंग एज है, हाँ, गर्म रखता है, लक्ष्य ठेवो ना।
तो याद रखिए यू आर नथिंग टू गिव मी द सर्टिफिकेट, ओके। पढ़ाना आता है नहीं आता है, ओके। तो यहाँ पे द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू, ये मैंने 10th फाउंडेशन में भी सिखाया, 9 में भी आई थिंक ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर आपको पूरा नोट्स बना के आपको हर चीज़ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस मैंने आपको समझाया था, बट वो थोड़ा ठीक है डेप्थ में नहीं जा पाया क्योंकि वो 12 का अलग होता है और 10th के फॉर्मेट में उसको फिट करना थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू राइट है, वेलोसिटी ये बराबर है ना, मस्ट बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट, ओके। यही मैंने समझाया था और ये पूरा निकाल के दिया था, तो पूरे चार ऑप्शन राइट है, ओके। अगर आप देखते हो A B C D 4 ऑप्शन राइट है, बट पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं है, फोटॉन को चार्जलेस ही होता है, डज नॉट इंटरेक्ट, फोटॉन इंटरेक्ट ही नहीं करता है, ठीक है। अगर आप देखते हो मैं हायर लेवल पे जाऊँ तो हिग्स बोसॉन फील्ड होती है ना, फोटॉन उससे इंटरेक्ट नहीं करता, इसलिए मास नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल का बारे में समझा दूं तो मास क्यों होता है, चलो मान लेते ये मेरे को दूर से मास इसको समझ में आएगा क्या, नहीं ये डिजिटल फ्लैट पैनल जो मैंने लिया उसका वजन नहीं क्या 150 किलो है, ये दूर से समझ पाऊंगा क्या, जब तक मैं उसको उठाऊंगा नहीं यानी फोर्स नहीं अप्लाई करूंगा तब तक मेरे को मास का कोई यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। सो व्हाट हैपन व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द एनी ऑब्जेक्ट यू कैन फील इट्स मास, but by not seeing you can't feel them, you can't compare them, remember always। तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि जो E वाला ऑप्शन है बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं है फोटॉन को, नहीं होता है फोटॉन को, ठीक है, चार्जलेस है। अब हिग्स बोसॉन जो फील्ड है ना उसके लिए मैं थोड़ा अलग प्रिपरेशन अलग वीडियो में वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट। द मैक्सिमम इलॉन्गेशन ऑफ द स्टील वायर 11th में लिया था, 11th, दिस इज द पार्ट ऑफ द 11th, याद है कि नहीं, जाके देख लेना, अभी से रिलेटेड आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। द मैक्सिमम इलॉन्गेशन ऑफ द स्टील वायर 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील एंड द यंग्स मॉडुलस रिस्पेक्टिवली आर 8 into 10 to the power 8 Newton per meter square and 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square। The confusion is what? यही लोग मार खा जाते हैं, पता है कैसा, ये ऐसा यूनिट को देखो, दो सभी का ऐसा यूनिट देखो, ये यंग्स मॉडुलस है और ये इलास्टिक लिमिट है यही कन्फ्यूजन है। अरे बाबा, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ठीक है, दैट इज हुक्स लॉ। तो इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ यानी स्ट्रेस को दर्शाती है, ठीक है। तो अब हो रहा क्या है, तो स्ट्रेस मेरे को दिया उन्होंने, व्हाट दे आर जस्ट गिवन टू अस, यहाँ पे स्ट्रेस दिया, तो स्ट्रेस की वैल्यू, स्ट्रेस यानी क्या होता है, दैट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया, तो फोर्स किसमें न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर, दैट इज द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कितना दिया, दैट इज 8 into 10 to the power what 8, दैट इज द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बोलोगे यहाँ पे मास्टर कहाँ है, अरे बाबा ये +2 पर क्या बना -2 बनाना, राइट। तो ये मेरे को स्ट्रेस दिया, बाद में उन्होंने क्या दिया, यंग्स मॉडुलस दिया। यंग्स मॉडुलस अगर आप देखते हो स्ट्रेंथ तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, समझाया था वहाँ पे, डायमेंशन निकलते ही नहीं है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, मैं आपको समझाऊंगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा क्या है, इज यंग्स मॉडुलस कितना दिया, 2 into 10 to the power 11 दिया। तो व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, ओके, तो ओरिजिनल लेंथ दिया ना, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल से दिखाऊंगा 1 मीटर, ये टोटल मेरे पास अभी गिवन डाटा है, ठीक है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द यंग्स मॉडुलस, कैन यू टेल मी। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस बाय व्हाट स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है, अभी तो मैंने बोला ना, स्ट्रेस उन्होंने दिया ना, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। तो मैं एज इट इज लग देता हूँ, बाद में उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, दैट इज अ चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ। तो काय आपल्याला डिटरमाइन करायचं बेटा, क्या डिटरमाइन करना है मेरे को बोलो, यही तो डिटरमाइन करना है, चेंज इन लेंथ, खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिया है, चेंज इन लेंथ को डिटरमाइन करेंगे और यंग्स मॉडुलस को मैं नीचे डाल देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे बताएंगे क्या आएगा, दैट इज अ चेंज इन लेंथ, L इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस होल टर्म डिवाइड बाय लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर टर्म किधर जाएगी, टर्म न्यूमरेटर। तो मुझे बताएंगे चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस, गड़बड़ करने का नहीं, ठीक है, इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय कौन सा मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। तो सीधी सीधी वैल्यू पुटअप करेंगे, स्ट्रेस कितना दिया, दैट इज ओके 8 into 10 to the power 8 एज इट इज, यंग्स मॉडुलस कितना है अपने पास, 2 into 10 to the power
11 एज इट इज, चेंज इन लेंथ, सॉरी ओरिजिनल लेंथ है ना, ओरिजिनल लेंथ कितना है यहाँ पे 1 मीटर है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। 4, ये +11 माइनस बन जाएंगे, तो हमें बताएंगे कितना आएगा, 4 × 10⁻, -11 + 8 तो कितना आएगा -3, तो चेंज इन लेंथ ये मीटर में है। लेकिन अगर ऑप्शन देखते हो तो आप किस में, मिलीमीटर में है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट। तो मुझे बताएंगे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है, तो ऑप्शन क्या आएगा, 4 मिलीमीटर इज अ राइट ऑप्शन फॉर अस। ओके, तो 4 मिलीमीटर का है, फर्स्ट वन इज अ राइट आंसर। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। At any instant of the time t, the displacement of a particle is given by, that is a 2t - 1 under the influence of the force, that is a 5 Newton. Okay, the value of the instantaneous power. So what is the formula of the power? Can you tell me? Power is equal to what? Amount of work done. अभी पूरा जो टी शर्ट है गीला हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, उसको मत देखो बाबा। आप क्या यहाँ पे मेरे को देखने के लिए आए हो क्या, मैं कैसा दिखता हूँ? आपको इससे लेना देना है, ठीक है, और मेरे को पढ़ाने से लेना देना है, मेरे को गर्मी से लेना देना नहीं। याद रखिए, बहुत गर्मी है, ठीक है, बहुत। अभी थोड़ा मैं छुट्टी के कारण थोड़ा बाहर गया था, बाहर गाँव, तो इसलिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन बहुत गर्मी है ये। ओके, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक है। चलो, तो क्या दिया उन्होंने, एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय, तो डिस्प्लेसमेंट दिया ना, क्या दिया, x की वैल्यू दिया, ठीक है। तो व्हाट इज दिस गिवन, x की वैल्यू दैट इज अ 2t - 1। तो x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि डिपेंड करता है टाइम पे। हाँ, वेरिएबल फंक्शन समझाया था, 8 फाउंडेशन को भी समझाया था, 9 को भी समझाया था, 10। मैं फाउंडेशन पे क्यों फोकस कर रहा हूँ पता है, क्योंकि एक चीज़ मेरे को समझ में आया, अगर पहले ही बच्चों को पता चल गया कि भाई आगे चल रहा क्या है, क्या होने वाला है, बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। चलो, तो मला सांग काय, x की वैल्यू मिल गया मेरे को, दैट इज़ अ 2t - 1 है। बाद में अगर आप देखते हो फोर्स कितना है, दैट इज़ अ 5 न्यूटन, ये फाइनाइट वैल्यू है, इतना ही वैल्यू फोर्स की हो रही है। लेकिन याद रखिए x में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर x में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज़ द 2 टाइप के कैलकुलस हमने डिस्कस किया था बेटा। कौन से थे, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। सो डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने समझाया था वी हैव टेक द डेरिवेटिव, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द पावर, पावर इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। ओके, तो वर्क इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज अ फोर्स इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। तो फोर्स तो भाई फाइनाइट है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो फोर्स को ले लो बाहर। लेकिन टाइम में क्या हो रहा है, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू। ओके, अगर आप देखते हो, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सीधा डेरिवेटिव ले लेंगे ना, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स, अब x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, दैट इज अ dt ऑफ, दैट इज अ 2t - 1। तो मुझे बताएंगे फोर्स इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, बाहर लेंगे, दैट इज अ dt/dt, डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट 1 कितना आता है, 0। तो मुझे बताएंगे फोर्स कितना है, दैट इज 5 न्यूटन इंटू व्हाट, 2 dt 1, ठीक है। तो मुझे बताएंगे कितना न्यूटन आया, 10, सॉरी वैट है ना, वैट, सॉरी फॉर दैट, हो जाता है न्यूटन। हाँ, फोर्स 5 न्यूटन है और पावर कितना बनेगा, 10 यूनिट इन एरिया। तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो फर्स्ट वन इज अ राइट ऑप्शन फॉर अस। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। The two bodies A and B of the same mass undergoes the completely elastic collision, sorry word मैंने ऐड कर दिया, in one dimension collision. The body A moves with the velocity v1 while the body B is at the rest before the collision. The velocity of the system after the collision is v2. Then the ratio of v1 by v2 is very simple. It's a very simple. Okay. तो मैं क्या करता हूँ, पहले 2 बॉडीज़ को ही ड्रॉन कर लेता हूँ, ठीक है। वेरी सिंपल है बेटा, कुछ हार्ड नहीं है। तो उन्होंने 2 बॉडीज़ दिया है हमें, ठीक है। यहाँ पे पहली बॉडी है, थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है, इन लोगों को अपने को, राइट। कौन सी क्यों रे, ठीक होगा, चलते। तो ये पहली बॉडी है, ठीक है, और ये दूसरी बॉडी आई विल टेक। दीज आर द 2 बॉडीज़। और उन्होंने क्या दिया, ये 2 बॉडी जो है, ये पहली बॉडी का मास m1 लेंगे
जो कि m के बराबर है, दूसरे बॉडी का मास में m2 जो कि m के बराबर है। क्लियर? दूसरी बॉडी जो है स्टार्टिंग में याद रखना है, स्टार्टिंग में किस में, रेस्ट में, तो इसकी वेलोसिटी कितना आएगी, 0 आएगी। इसकी वेलोसिटी कितना है, 0 है, राइट। नाउ पहली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितना दिया उन्होंने, v1 दिया, राइट। अब मुझे बताएंगे व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, राइट। यानी पहले जो मोमेंटम होगा बॉडी का उसका मुझे टोटल लेना पड़ेगा और इसकी इक्वालिटी दिखानी पड़ेगी आफ्टर द मोमेंटम, दैट इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बट इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इनइलास्टिक इलास्टिक, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो वर्ड में कंफ्यूजन में मत जाओ, कंजर्वेशन को सीधा सीधा अप्लाई करेंगे, सिंपल है। ये बिफोर द कोलिजन की हम केस कर रहे थे, आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, दो भी जो बॉडीज होंगी, एक अपनी हरी वाली बॉडी और ये दूसरी बॉडी है, इसको मैं ज़रा, हमने कौन सा कलर लिया था, पीला लिया था, तो पीला ले, ये एक सिस्टम बना दी, चिपक के चल रहे हैं, चिपक के, इसलिए तो वर्ड को समझो, दिस इज द सिस्टम। दो चिपक के चल रहे हैं ना, तो एक सिस्टम बन जा रही है और दोनों की जो वेलोसिटी है वो कितना है, ओके, बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सिस्टम इज अ v2 है, यानी दो बॉडी का मासेस की वेलोसिटी v2 है। अब सीधा सीधा है तो टोटल लेंगे, टोटल पहले बॉडी का मास m था, वेलोसिटी कितना था v1, दूसरे बॉडी का मास कितना था m था, वेलोसिटी कितना थी, 0 ही थी, इज राइट, इज इक्वल टू व्हाट। अब पहले बॉडी का वेलोसिटी कितना है, v2 है, दूसरे बॉडी का भी वेलोसिटी कितना है, v2 है। क्लियर? ये तो टर्म कितना आएंगे, 0, दैट इज m v1 इज इक्वल टू m कॉमन काढा है, v2 कॉमन काय कॉमन काढायचं ते काढा ना बे, दैट इज 2 m v2 m गेट कॅन्सल, काय काढायला सांगितलं त्यांनी, v1 बाय v2 काढायचं ना, दैट इज v1 बाय व्हॉट, v2 इज इक्वल टू 2 बाय 1, राईट। 9 फाउंडेशन विसरले का रे, 9 फाउंडेशन मागच्या वर्षी शिकवलं ना बे, सगळं तेच आहे, दुसरं काही चेंज व्हायले का, काहीच चेंज